अस्सलामुअलैकुम। एसएससीटी डिग्री कॉलेज ने वर्चुअल क्लासेस का आगाज़ किया है, तो उसी सिलसिले की आज हमारी पहली क्लास है। और इस पहली क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 के अंदर तो इस चैप्टर के हवाले से हम समझते हैं, इस चैप्टर के हवाले से कुछ बातें। चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में है। इससे पहले के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन चैप्टर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया था। और जब बात की जाती है चैप्टर नंबर 14 की, तो इसमें हमें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चैप्टर भी बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के मुतालिक ही है। मतलब इसका ये हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड कुछ फील्ड्स बनती हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 में हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज, रुके हुए चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्रिएट होती है। ठीक उसी तरीके से एक और फील्ड भी क्रिएट होती है जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, और वो फील्ड कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ है। बस शर्त ये है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उसके मूव करने की बदौलत दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस होती है। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटली हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक हमारा होगा एक पार्टिकल पर फोर्स क्या लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। फिर हम कवर करेंगे कि एक कंडक्टर पे फोर्स क्या लगती है, टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, एक करंट कैरिंग कॉइल में टॉर्क क्या होता है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे मास और चार्ज के रेशो के बारे में, एम्पियर्स लॉ का मैग्नेटिक फील्ड से क्या लिंक है, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। Then we will discuss about transformer and motional EMF. So let's begin the first topic, force on a particle, projection in a magnetic field. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ पार्टिकल। तो फोर्सेस तो हमने पहले पढ़ी है बहुत सारी, जैसे कि हमने टेंशन एक तरह की फोर्स डिस्कस की है, हमने वेट फोर्स डिस्कस की है। ये किस फोर्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है? तो अगर हम बात करते हैं ये किस फोर्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है, तो ये दरअसल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स से वाकिफ हैं इस बात से कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, कि जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की रेंज में आता है, फील्ड में आता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है F इज इक्वल्स टू क्यू ई के बराबर। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपके सामने, आपने देखा लिखा हुआ, ये जो फॉर्मूला है दरअसल ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में है कि अगर आपको चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, F इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ई। लेकिन हम जो जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ आ जाए तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन तमाम बातों को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की
सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो फोर्स है मैग्नेटिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता हूं, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक चार्ज है 1 कूलम का और एक चार्ज है 2 कूलम का, ये मेरे पास दो चार्ज मौजूद हैं और मैं आपसे कहता हूं दोनों चार्ज सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होगी किस चार्ज पर? तो मेरा आंसर ये होगा कि 2 कूलम चार्ज ज्यादा है तो इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, 1 कूलम चार्ज कम है तो इस पर कम फोर्स अप्लाई होगी। यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पर। अगर आपको लगता है कि फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही है तो हम ये बात मानेंगे कि क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसलिए फोर्स भी ज्यादा अप्लाई हो रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये तो हमने फर्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर ली। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो उसमें जो सेकंड पैरामीटर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से ही। वो चार्ज पार्टिकल जिस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब ये है कि वो ऐसे फील्ड में आ रहा है, लेट सपोज ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। ये एक जगह पर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, लेट से 4 मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीकर है। तो अगर चार्ज पार्टिकल आप अगर देखते हैं फर्स्ट के अंदर जहां पर 2 मैग्नेटिक लाइंस हैं, यहां पर चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो यहां पे कम फोर्स एक्सपीरियंस होगी, यहां पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो फोर्स के अमाउंट के अंदर भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट कितनी होगी जहां पर चार्ज पार्टिकल ने एंटर होना है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेकंड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड P। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है हमारे पास, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है और चार्ज पार्टिकल ने एंटर होना है। लेट्स से चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से भी एंटर हो सकता है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से भी एंटर हो सकता है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से भी एंटर हो सकता है। तो ये बात भी मैटर करती है यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आना चाह रहा है वो किस डायरेक्शन से आना चाह रहा है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आना चाह रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल आना चाह रहा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आना चाह रहा है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्शन के साथ है कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन से इंटर होने की कोशिश कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो हमने इस पैरामीटर में बात की वो ये थी कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन से इंटर होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और पैरामीटर के बारे में जो सबसे अहम है, जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, इसके अलावा उस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है जिस डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल ने एंटर होना है। हम मेन बात पे बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल के बारे में कि चार्ज पार्टिकल क्या रुका हुआ होगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट था इसके अंदर जो हमें डिस्कस भी करना है कि चार्ज पार्टिकल जो है जब एंटर होगा तो उसका मूव करना जरूरी है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है मेरे पास जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरोस, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने Q कह दिया और ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, और एक और चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं कह देता हूं Q1। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यूं मूव करता हुआ आ रहा है कुछ ना कुछ स्पीड के साथ। पहले वाले चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, इसका मतलब इसकी स्पीड नहीं है। सेकंड वाला पार्टिकल स्पीड से मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है। तो दोनों केस में फर्क क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, बस फर्क सिर्फ इस बात का आ रहा है
कि फर्स्ट केस के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, सेकंड केस में मूव कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। हमें ये बात समझनी है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव ना करें तो फोर्स क्यों नहीं लगती। इस बात को समझने के लिए हम ये कहेंगे कि एक मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, और इंटरैक्ट करने के नतीजे में होता यह है कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि फोर्स, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है चार्ज पे तो डेफिनेटली वो चार्ज मूव करेगा। अगर चार्ज मूव नहीं करता, यही फर्क है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज पर अप्लाई हो जाती है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूविंग चार्ज पे भी अप्लाई हो जाती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाए और कहा जाए क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए एक इलेक्ट्रॉन, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पर असरअंदाज होगी? हम कहेंगे ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर असरअंदाज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कब असरअंदाज होती है? तो इसका जवाब हमें मिला जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, यानी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड लगती है, स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये हमने एक पैरामीटर डिस्कस कर लिए जिसमें हमने बात की है कि फोर्स ऑन अ चार्ज डिपेंड्स ऑन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज डिपेंड अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हमने पहली बात की, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरी बात की स्पीड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और साथ में किस पे डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन से वो इंटर होना चाह रहा है। अब इसके बाद हम ये नोटिस कर रहे हैं कि सबके साथ एक ही पैरामीटर आ रहा है, सब में हमने फोर्स ही को यूज किया है, सब के अंदर हमने फोर्स ही को डिस्कस किया। देखिए फोर्स के बारे में बात की जा रही है सब में, तो हम क्यों ना इन तमाम रिलेशंस को कंबाइन कर कर एक रिलेशन में लिख दें। हमने भी यही किया, हमने कहा सब में F लिखा हुआ है तो हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं। हमने कंबाइन किया, और जब कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद हमें कुछ ये स्टेप मिला कि F इज प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। एक बार अगर फिर से देखा जाए इसको, तो हमने क्या कहा इससे पहले, हमने ये कहा कि फोर्स डिपेंड करती है किस पर? फोर्स डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज पर, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और साथ में डिपेंड करती है ये उस डायरेक्शन पर। इसके बाद हम वाकई में इस बात से कि ये प्रोपोर्शन है, हमें इक्वेशन में अगर चेंज करना है तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए कांस्टेंट और इक्वल लगाना होता है। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा फिक्स रहती है। यहां पर भी हमने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, और यहाँ जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जिसे आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो कांस्टेंट की जगह तो आ जाएगा 1, तो F का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिर F का फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर है Q, कांस्टेंट की जगह तो 1 आ गया ना, तो F बराबर हो जाएगा Q V B, और साथ में लिख देंगे हम साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया फोर्स का। कौन सी फोर्स का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो इंटर होने के बाद उस पर फोर्स कितनी लगती है? QVB sin थीटा की उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। अब इसी फॉर्मूले को आप देख सकते हैं कि हमने फिर से लिखा है। अब इस नए फॉर्मूले में क्या फर्क है? पिछले फॉर्मूले में तो हमने देखा था, ये एक नया फॉर्मूला आप देख सकते हैं, F इक्वल्स टू QV क्रॉस B। हम यहाँ तो देख रहे हैं F इक्वल टू QVB sin थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक वेक्टर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर साइन थीटा आ जाए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट को। तो कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए बी साइन थीटा जो होता है, अगर कहीं पर लिखा हो ए बी साइन थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फिर यहाँ तो लिखा हुआ है वी बी साइन थीटा, तो हम वी बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? वी क्रॉस बी। साइन थीटा कहाँ गया? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इट मीन साइन थीटा को हम बात करना चाह रहे हैं, जबकि F के ऊपर आप देख सकते हैं एक एरो का निशान आ रहा है, एरो मीन्स वेक्टर है।
तो फोर्स के दोनों एक्सप्रेशन में हमें फर्क क्या नजर आ रहा है? इस एक्सप्रेशन के अंदर फोर्स की स्केलर नेचर के हवाले से बात की जा रही है, यहाँ पर फोर्स की वेक्टर नेचर के हवाले से बात की जा रही है कि फोर्स यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वेक्टर, तो हम उसी बात को कहते हैं कि वेक्टर तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन हो पर्टिकुलर, तो इट मींस मैग्नेटिक फोर्स के पास भी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर है तो वो किस तरफ है? जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर होती है। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होती है हमेशा अपोजिट टू मोशन होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसको समझते हैं हम इस बात को कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ एक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अभी हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि फोर्स मूविंग चार्ज पर कितनी लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा लगती है। वेक्टर फॉर्म में कितनी होती है, तो हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया कि वेक्टर फॉर्म में लगती है फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल लगती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कहाँ होती है फोर्स की। तो डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम यहां पर कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। अब वो रूल्स क्या है उन पे बात करते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन को जानना है तो फोर्स की डायरेक्शन को जानने के लिए आप अपना हाथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है हमने थंब की बात की और अपनी फिंगर्स की बात की। जो थंब आपको नजर आ रहा है ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वी की डायरेक्शन को, कि चार्ज पार्टिकल मूव किस तरफ कर रहा है। तो यहां पर हमने बताने की कोशिश की कि चार्ज पार्टिकल राइट साइड पे जा रहा है, तो आप अपना थंब किस तरफ रखेंगे? जहां पर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल राइट साइड पे मूव करता है तो अपना आप थंब राइट साइड पे रख दिएगा। अगर आपको लगता है चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो आप अपने थंब को जो है लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं आप। तो ये थंब है बेसिकली, ये थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है। हम अपने हिसाब से जो है थंब को एडजस्ट करेंगे। जबकि पाम जो हमें नजर आ रहा है, ये जो पाम है, ये जो पाम हमें नजर आ रहा है, ये पाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पाम रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ फोर्स को। हम इस पाम के बारे में भी कुछ देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम फिंगर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स हैं वो किस बात की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पर जो आप उंगलियां देख रहे हैं, यहाँ पर जो 4 फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ अप्लाई की जा रही है। यहाँ पर तो इस डायग्राम में बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ लग रही है। अब अपने हाथ को एडजस्ट कर लें, आप कहीं पर भी अपने फिंगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर राइट साइड पर तो फिंगर्स को आप राइट साइड पर रख लीजिए, अपवर्ड तो फिंगर्स को अपवर्ड रख लीजिए। ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा केस दिया गया है, हम उसी हिसाब से बात करेंगे। चले, हमें एक स्पेसिफिक केस दिया गया है। वो स्पेसिफिक केस ये दिया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है इस तरफ, तो हमने अपने थंब को रख दिया राइट साइड पर और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ लग रही है, हमने रख दी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स लगेगी जहां पर हमारा पाम है। तो बेसिकली जहां पर भी पाम होगा वो किस चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने का रूल क्या हुआ? अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पता करना है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए मुझे रूल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस रूल का नाम क्या है? राइट हैंड रूल, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए फिंगर्स, मोशन की डायरेक्शन के लिए थंब, इसके अलावा पाम जो हमने फोर्स के लिए रिप्रेजेंट किया है। हम मैग्नेटिक फोर्स को एक और रूल से भी समझते हैं जिसको लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चाहे तो राइट हैंड रूल यूज कर लें या तो लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ये हमारी कन्वीनियंस पर है, जो हमें बेहतर समझ आए। दोनों रूल का मकसद एक ही है, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस रूल को कहते हैं फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग के इस रूल के मुताबिक ये जो फ्लेमिंग का रूल है, ये बेसिकली हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो लेफ्ट हैंड रूल ये राइट नहीं, ये बेसिकली हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में।
तो हमारा बेसिकली यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जरा थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर की बात की जा रही है इन्होंने। इससे पहले जो हमने राइट हैंड रूल की बात की थी, राइट हैंड रूल के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन था, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अलावा पाम जो था वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ ये बताता है हमें कि थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन को, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट फिंगर, और करंट यानी वेलोसिटी चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो मिडिल फिंगर होती है। तो हमने लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन को, और इसके अलावा हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू भी फोर्स की डायरेक्शन को। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, उन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम। इस फर्स्ट डायग्राम में, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डायग्राम में आप देखें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर है, ठीक। जबकि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लस आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने यहां पर प्लस से रिप्रेजेंट किया है। ये एक पार्टिकल है प्लस का। ये चार्ज पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हो गई ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड पर। तो आप अपनी उंगलियों को एडजस्ट करें राइट साइड पर, यानी कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं आप राइट साइड पर, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा दे आप कहां पर, ऊपर की तरफ, तो फोर्स पाम जो है, पाम इशारा करेगा इनसाइड, तो इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है, फोर्स लग रही है इनसाइड। तो हमने यहां पर देखा कि फोर्स के साथ क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो हम बेसिकली इनसाइड के लिए कोई एरो नहीं बना सकते, हम लाइन नहीं खींच सकते, कोई इनटू द बोट हो या इनटू द पेपर हो, तो हम उसके लिए एक सिंबल बना लेते हैं क्रॉस का। तो कहीं पर अगर आप क्रॉस लगा हुआ देखते हैं तो क्रॉस यहाँ पर रिप्रेजेंट ये करेगा, अगर कहीं पर हम क्रॉस लगा हुआ देखें तो क्रॉस का मतलब हम ये मानेंगे कि यहाँ पर किसी चीज की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, वो इनसाइड है। अगर कोई फोर्स इनसाइड लगती है तो इनसाइड फोर्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस से। हमने कर दिया रिप्रेजेंट क्रॉस साइन से बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जब मैं सेकंड डायग्राम को देखता हूं तो सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेकंड डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। फर्स्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर थी, सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पर नहीं अपवर्ड है। जब सेकंड में हम देखते हैं तो सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो राइट साइड पर थी। तो राइट साइड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे फिर। तो ये तो हमने बात कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन के हवाले से, और मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स को अगर डिस्कस करें तो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स का ताल्लुक भी जो है डायरेक्शन के साथ ही होता है, कि अगर मुझे देखना है कि फोर्स मैक्सिमम कब हो रही है और मिनिमम कब हो रही है, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ता है कि चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन से एंटर हो रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसे कहा जाता है मैक्सिमम फोर्स और 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर कहा जाए चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर हो रहा है यानी एंगल 0 डिग्री पर, तो उसे कहा जाएगा कि वहां पे फोर्स क्या है, मिनिमम अप्लाई हो रही है। तो फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम करने का ताल्लुक किसके साथ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इट मींस मिनिमम फोर्स 0 डिग्री लगेगी, एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर कहा जाता है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो इसका मतलब क्या होगा वहां पर कि फोर्स जो है मैक्सिमम होती है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए F बराबर है QVB sin थीटा। यहाँ पर जो थीटा है बेसिकली थीटा एक एंगल है, और ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ चार्ज पार्टिकल विल एंटर द फील्ड, चार्ज पार्टिकल किस तरीके से फील्ड के अंदर एंटर होगा। तो हमने तो कहा चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग पैरेलल टू द फील्ड, अगर वो फील्ड के पैरेलल आ रहा है तो इट मींस हमें एंगल कितना लिखना चाहिए, हमें एंगल लिखना चाहिए 0 डिग्री। हमने भी लिख दिया 0 डिग्री। अब जब हमने 0 डिग्री लिखा तो साइन 0 का मतलब क्या है, तो हम वाकिफ हैं इस बात से कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के बराबर होती है। तो साइन 0 तो 0 हो गया। अब ये जब 0 मल्टीप्लाई होता है इस पूरे टर्म के साथ, तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा आंसर 0 हो गया। अब इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, व्हाई देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स तो चार्ज भी मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी, फोर्स क्यों नहीं लग रही।
उसकी वजह हमने ये समझी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर हो जाता है तो पैरेलल एंटर होने पर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। क्या वेलोसिटी का प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल है, डायरेक्शन मैटर करेगी। देखिए फोर्स के फॉर्मूले में क्यू वी बी साइन थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, तो क्यू वी बी साइन थीटा में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो कौन है? वो यहाँ पर है एंगल, यानी वो यहाँ पर डायरेक्शन है कि डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी? साइन थीटा हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो मुझे थीटा की जगह पर लिख देना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मैं फोर्स के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि क्यू वी बी और यहाँ पर साइन के साथ मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। और जब मैं साइन के साथ 90 डिग्री लिख देता हूं तो साइन 90 डिग्री लिखने के बाद होगा ये कि साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 90 की जगह मैं 1 लिख दूं अगर इंटू 1, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? मुझे आंसर मिल जाएगा F बराबर है क्यू वी बी। तो इसका मतलब दोनों फैक्टर्स में फर्क क्या आ रहा है? देखिए चार्ज का अमाउंट दोनों में Q है, वेलोसिटी दोनों में V है, मैग्नेटिक दोनों में B है, बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पर जो हमने एंगल रखा वो एंगल कितना था? वो एंगल 0 डिग्री था। यहाँ जो एंगल इस्तेमाल किया वो कितना था? 90 डिग्री। तो दोनों में फर्क किस बात का आ रहा है? क्या अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है? हमने कहा नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? नहीं। तो प्रॉब्लम किस चीज का था यहाँ पर? प्रॉब्लम था यहाँ पर डायरेक्शन का। तो फोर्स का मैक्सिमम होना और फोर्स का मिनिमम होना ये डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर हो जाता है, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड थी, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है राइट साइड पर, और ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि चार्ज पार्टिकल भी यू इंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हम कहेंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या अभी फोर्स अप्लाई होगी चार्ज पार्टिकल पे? आप बोलेंगे नहीं, देयर विल बी नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अगर मैं कहता हूं यही चार्ज पार्टिकल यू एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या अब कोई फोर्स अप्लाई होगी? आप बोलेंगे यस, देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज बिकॉज इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। Why there is no force acting on this charge? Because it is moving parallel to the field. अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव होगा तो जीरो फोर्स, और अगर परपेंडिकुलर मूव होगा तो ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपनी इस वर्चुअल क्लास को हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट इस जो टॉपिक हमारे हैं वो अपनी नेक्स्ट वर्चुअल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।